वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम परिचय लेने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। इसके हर एक बिंदु को देखेंगे, समझेंगे हर एक पॉइंट, और जो भी एग्जाम से रिलेटेड बात रहेगा भारत के भूगोल के परिचय के बारे में वो हम जानेंगे, और फिर धीरे धीरे हम इस आगे बढ़ते जाएंगे। और बहुत सारा वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। कुछ कुछ का भी काम चल रहा है उसमें, और वीडियो आएगा, आना बाकी है, और कुछ अभी हर वीडियो चलेगा। आपको एक काम करना है, वीडियो पूरा देखना है, और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, और जो भी चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना है उनको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहा जाता है, भारत के भूगोल में परिचय ले रहे हैं, कहता है कि भारत विश्व के प्राचीनतम सभ्यता वाला देश में से एक है। सही बात है। हमारा जो देश है इसको कहा जाता है कि सभ्यता की जननी है भारत। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि भारत जो है विश्व के प्राचीनतम सभ्यता वाला देश में से एक है। अब इसका उदाहरण है कि सभ्यता काल में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। सभ्यता काल, जब सभ्यता स्टार्ट हुआ था उसी टाइम सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। भारत एक निश्चित भौगोलिक व्यक्तित्व है। यह त्रिभुजाकार देश कई नाम से जाना जाता है। हमारा देश का मैप देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा आपको, त्रिभुज जैसा। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा देश है त्रिभुजाकार देश, कितना नाम से जानता है। कई लोग आए जिसको कहा कि नहीं भारत है, कई लोग इसको हिंदुस्तान बताया, कई लोग इंडिया बोले। ठीक है, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, आखिर जैसे भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा, इसको देखते हैं। तब देखिए, भारत का नाम, जो हमारा देश है, हमारे देश का नाम भारत इसलिए पड़ा कि जैसे हम लोग पढ़ेंगे कभी ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में एक जन हुआ करता था, भरत जन। पहले लोग कबीले में रहते थे, ठीक ना, गाय वगैरह पालते थे, और जो कबीले का सरदार होता था उसको मतलब कि राजन कहते थे। तो वही जो भरत जन कबीला हुआ करता था, तो भरत जन कबीले के सरदार था भरत, सॉरी, हाँ सही है, भरत जन कबीला था। तो भरत जन कबीला का सरदार था, सॉरी, सुदास था। हाँ, भरत जन का कबीला का राजा कौन था, सुदास था। इस जो सुदास था 10 राजाओं के संग को हरा दिया था। इसी के कारण जो हमारा देश का नाम है वो भारत पड़ा था। तो इसीलिए यही रीजन रहा था, हमारा देश का नाम भारत पड़ा। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो हम दोबारा बोल देते हैं ये बात को, कि जो मतलब कि पहले लोग आर्य, भारत में आर्य आए थे, आर्य जब, तो वो लोग पशुपालन करते थे। अब वो लोग कबीले में रहते थे, ठीक है ना। अब कबीले जो रहते थे उसको जन कहा जाता था, और जन का जो हेड होता था तो राजन कहलाता था। तो एक कबीला था जिसका नाम था भरत जन, ठीक है ना। और उस भरत जन कबीले का राजा था सुदास। और किसी कारण था, कारण नहीं बता सकते, बड़ा लंबा चला जाएगा, तो कारण, किसी कारण बस जो सुदास था उसको युद्ध करना पड़ा था, जिसको 10 राग युद्ध बोला जाता है। तो युद्ध करना पड़ा था, जो 10 राजाओं को मतलब कि हरा दिया था, वो राजा सुदास हरा दिए थे, जिसके कारण उसी दिन से हमारा जो देश का नाम है वो भारत पड़ गया था। तो समझ में आ गया ये पॉइंट, ये वाला आपको। आगे देखिए, फिर सवाल आ जाता है कि आखिर हिंदुस्तान क्यों पड़ गया। अब देखिए, इसका रीज़न ये है कि हिंदुस्तान पढ़ने की रीज़न ना, ये सिंधु नदी के कारण पड़ गया है। क्योंकि जो ईरानी लोग था, जिसको पारसी भी कहते हैं, वो लोग फारसी भाषा बोलते थे। तो फारसी भाषा में स को वो लोग ह बोलते थे। क्या बोलते थे, स को ह बोलते थे वो लोग, जिसके कारण इन लोग सिंधु को हिंदू कह के पुकारने लगे। समझे ना, सिंधु नदी को हिंदू कह के पुकारने लगे। तब फिर जा करके जो हमारा जो सिंधु से फिर हिंदू बन गया, इसी से फिर हिंदुस्तान हो गया। तो आपको समझ में आ गया। तो सवाल ये बनता है हमारा कि हिंदुस्तान नाम किसकी देन है, तो ये ईरानियों की देन है या पारसियों की देन है। समझ में आ गया ये पॉइंट आपको। आगे देखिए, फिर आता है कि भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा, तो ये देन है यूरोपियों की। किसका, यूरोपियों की। चूंकि यूनान में, यानी जो ग्रीक लैंग्वेज होता है, यूनानी या ग्रीक में, उन लोग जो है ना, जैसे क्या होता है, ये इंडस रिवर जो है ना, उन लोग इंडस रिवर के नाम पे ही हमारे देश का नाम क्या रख दिया, इंडिया रख दिया। आप लोग भी कंफ्यूज कर गए होंगे। इंडस रिवर, इंडस रिवर सिंधु रिवर को ही कहते हैं अंग्रेजी में इंडस। तो इसीलिए जो भारत का नाम जो इंडिया रखा गया, वही मतलब जो सिंधु नदी था इसको इंडस कहता था लोग। तो इसी इंडस से फिर हमारा नाम क्या रखा गया, इंडिया। समझ में आ रहा है ना आपको बात, क्यों पढ़ रहा, क्यों पढ़ा, है ना। भारत क्यों पड़ा, आर्यों के कारण पड़ा, चूंकि भरत जन के कबीला के नाम पर पड़ा हमारा भारत। हिंदुस्तान क्यों पड़ा, हिंदुस्तान पारसियों के कारण पड़ा, क्योंकि जो पारसी जो लोग था वो फारसी भाषा बोलता था, फारसी में सा को ह कहा जाता था।
इसीलिए सिंधु को फिर हिंदू कहा जाने लगा। इंडिया क्यों क्या हुआ? क्योंकि इंडिया जो था, जो यूरोपीय था, वो मतलब कि उन लोग का लैंग्वेज है ग्रीक यानी रोमन, है ना। तो इसमें वो लोग सिंधु नदी को इंदू रिवर कहता था, इंडस, है ना, या इंडस है नाम है हमारा, है ना, रिवर का। तो इंडस रिवर, तो इंडस रिवर के नाम पर हमारा इंडिया रखा गया। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला। चलिए आगे देखिए। फिर है हमारा भारत का नाम आर्यवर्त भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो आर्यवर्त क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ आर्य निवास करते थे, तो इस कारण से चूंकि यहाँ आर्य निवास करते थे इसलिए हमारा भारत का नाम आर्यवर्त भी कहा गया। और कहीं कहीं आपको जम्मू द्वीप, कहीं कहीं भारतवर्ष, ये भी नाम मिलेगा। भारतवर्ष भी मिलेगा आपको, जम्मू द्वीप भी मिलेगा। तो ये सब भी हमारा भारत का नाम है। तो अपना नाम याद रख सकते हैं। कौन कौन नाम हो गया हमारा? पहला नंबर में हमारा हो गया हिंदुस्तान, हो गया भारत, हो गया इंडिया, हो गया फिर इंडिया हो ही गया, आर्यवर्त हो गया, भारतवर्ष हो गया, जम्मू द्वीप हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक के? अब देखिए, अब हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। आखिर देखेंगे कि भारत हमारा कहाँ पर है, ठीक है ना। ये टॉपिक है, ये हमारा जो है, ये हमारा टॉपिक है ये। तो हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, समझते हैं। आप भी ना कॉपी में इसी प्रकार से लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कहा जाता है, समझाते हैं आपको। अब देखिए ग्लोब पर भारत की स्थिति समझिए। देखिएगा, हमको ये इस मैप पे समझाना पड़ा, बताना पड़ा था कि आप समझ पाएँ। अब बाकी बारीक पेन तो नहीं है हमारे पास कि एकदम पूरा, मगर देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, जैसे कि आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो इस प्रकार का लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार का लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हैं ये अक्षांश कहलाती है। और जो ये लाइन इस प्रकार से देख रहे हैं, ये सीधा सीधा इस प्रकार से, ये देशांतर कहलाती है, ठीक है ना। ये अक्षांश कहलाती है और ये देशांतर कहलाती है। तो भारत की स्थिति समझने से पहले से समझिएगा कि आखिर भारत जो है, ये जो है 0 डिग्री, ये लाइन ये है 0 डिग्री, यानी ये, इसको भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा बोला जाता है। तो भारत की स्थिति क्या है तो देखिएगा। तो चूंकि भारत की स्थिति है, ये हम यहाँ पर नीचे में लिख दिए 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि बहुत छोटा पेन तो मेरे पास नहीं था कि यहाँ पर हम बहुत छोटा अक्षर में लिख सकें, तो वहाँ पर तो नहीं लिख सकें। मगर ऐसे समझना है जो भारत की स्थिति है, तो अगर हम अक्षांशीय रूप में देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो है 8 डिग्री, चूंकि हमारा भारत किधर है, इधर देखिए ग्लोब में। अगर ग्लोब में आप देखिएगा तो उत्तर पूर्व में हमारा भारत है। इधर उत्तर हो गया और इधर पूर्व हो गया, है ना। ये देखिए, ये पूर्व हो गया, इधर पूर्व हो गया, इधर ऊपर में उत्तर हो गया। तो हमारा भारत किधर हो गया, उत्तर पूर्व ग्लोब में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, यानी ये लाइन 8 डिग्री, क्योंकि ये कैसा लाइन है, ये जो है अक्षांश लाइन है। आप ये लाइन जो देख रहे हैं, जो ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसे करके नीचे देखिए, ये जो ऐसे कर लाइन, यही ना अक्षांश है। तो ये लाइन खींचा हुआ इस प्रकार से, ऐसे कर करके, ऐसे कर कर खींचा हुआ, तो यही जो लाइन है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक में, ये कह सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और अब देखिए, अब यहाँ पर लाइन ऐसे ऐसे जाएगा इधर देशांतर में। तो देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट, कौन सा देशांतर, तो ये पूर्वी देशांतर, ये पूरब तरफ है। तो 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के, क्योंकि इस लाइन की बात हो रही है ना, डिग्री की बात हो रहा है, तो ये डिग्री है, माने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे डिग्री बढ़ रहा है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के हमारा मध्य में भारत स्थित है। तो भारत की स्थिति यही है, ठीक है ना। समझना है इसको, देखिए समझना पड़ेगा आपको इसको। अब बाकी लिख दिए आप, इसी में समझिए, इसी प्रकार से समझिएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये जैसे देशांतर लाइन हो गया, तो इसी प्रकार ना डिग्री मापा जाता है। ये मान लीजिए 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। और अगर अक्षांशीय की बात करें, अगर इस प्रकार का लाइन में बात करें हमें, तो अक्षांशीय में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। तो भारत हमारा जो भी है, ये लाइन जो देख रहे हैं, इसी के बीच में न है, यही नहीं है हमारा भारत। तो हमारा भारत कहाँ हो गया, हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो गया। चूँकि इधर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है और इधर वेस्ट होता है। तो क्या हो गया, नॉर्थ और इधर ईस्ट, तो दोनों मिलाकर क्या बन गया, उत्तर पूर्वी बन गया। तब समझ गए, यही वहाँ पर हम लिख दिए हैं, इसको समझिएगा आप।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वही मिलेगा आपको कि भारत भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसलिए यहाँ साफ साफ बातों में लिख दिया गया है, अर्थात भारत जो है ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। समझ में आ गया होगा पॉइंट। मानते हैं, माफ़ी चाहते हैं, उसमें हम बहुत अच्छा सा मतलब कि ये नहीं कर पाए, पिक्चर नहीं बना पाए, उसका सुविधा नहीं है मेरे पास, ठीक ना। पेन चलाएंगे बहुत गाढ़ा चलेगा, दूसरे टाइप का चलेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पक्का समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, यहाँ तक आप समझ में आ गए। ये लाइन जरूर याद रखिएगा कि जो हमारा भारत की स्थिति क्या है, जरूर पूछ देता है कि क्या है विषुवत रेखा पर। जो 0 डिग्री था वो विषुवत रेखा था, उसी को भूमध्य रेखा बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है। तो उसी पे तो 8 डिग्री 4 मिनट है ना, उत्तरी अक्षांश यानी उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो उस अक्षांश हो गया, अक्षांश नहीं मिलते जाएगा, हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे हमको अक्षांश मिलते जाएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट हमको उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये हमारा उत्तरी अक्षांश से मिलेगा। अब जैसे ही मतलब पूर्वी देशांतर जब हम घुसेंगे हमें, तब पूरब की ओर बढ़ेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में यही हमारा भारत की स्थिति है। तब कह सकते हैं कि भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब समझना है कि आखिर भारत हमारा, जैसे कि ग्लोब हमारा है, तो ग्लोब हमारा है तो समझना है, एक एक बात को समझिएगा आप, ठीक है ना। जैसे कि हमारा भारत यहाँ पर, हम मैप बना तो नहीं सकते इंडिया का, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर हमारा भारत है, इस पर सटा हुआ तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर में है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यानी कि कर्क रेखा, ये हो गया कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है ना, ये भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के ये ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है और हमारे 8 राज्यों को होते हुए गुजर जाती है लाइन। तब यही देखना है कि आखिर आखिर इन जो राज्यों है ना, ये जिससे कर्क रेखा गुजरती है, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारा जो सन रहता है इसी के बीच में रहता है। तो इस क्षेत्र में जो भी एरिया आएगा ना, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा। देख रहे हैं लिखा हुआ टोरिड जोन, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा इस एरिया में। तो हमारा भारत का जो यही जो दक्षिण भारत इधर, ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाता है। इधर देखिए वही उत्तर भारत में अच्छा है मौसम, इधर इधर जो है मतलब कि एक प्रकार से कहते हैं शीतोष्ण मौसम है, बढ़िया वाला है, सब मौसम मिल जाता है। मगर इधर ज़्यादा नीचे तरफ है गर्मी पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये जो है नीचे देखिए कौन जोन में पड़ रहा है, टोरिड जोन में पड़ रहा है जमीन, है ना। तो देखिए इसको, तो यही रीजन रहता है। और इस एरिया में वर्षा भी ज़्यादा होता है। हम लोग जब पढ़ेंगे ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको सब चीज़ बताएंगे। अभी उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करें, ठीक ना। जब हम फ्री हो जाएंगे तो पूरा हर चीज़ स्टार्ट करेंगे फिर, अब अच्छे तरीका इसी तरह से पूरा नोट्स लिख लिख कर समझा करके। तो देखिए, तो हमारा इंडिया यहीं पर ही है। तो यहीं से इसी से मतलब कि जो हमारा कर्क रेखा गुजर गया इंडिया से, तो 8 राज्यों को कट करते हुए ये कर्क रेखा गुजरती है। अब देखते हैं कौन कौन सा राज्य है, ठीक ना। ट्रिक भी कोई होता है ना, कोई कहता है मित्र पर गमछा झार, ठीक है, रखना चाहिए याद, बट आपको सीक्वेंस याद नहीं रह सकता वैसे करके। तब देखिए किस प्रकार से गुजरता है। ऐसे एक बार इसको देख लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना उष्ण कटिबंध, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, एकदम उष्ण में बहुत ज़्यादा गर्मी। फिर देखिए हमारा यही इंडिया यहाँ पर पड़ जाता है, इस कुछ इस प्रकार से करके आधा चल जाता है इधर, आधा इधर। तो आधा इधर में पूरा गर्मी पड़ता है, इधर थोड़ा अच्छा रहता है। क्या लिखा हुआ? शीतोष्ण, मैंने शीत भी है उष्ण भी है, दोनों है यहाँ पर, ठीक ना। तो इधर का एरिया हो गया शीतोष्ण। चूंकि ये पार्ट उत्तर में है इसलिए इसको कहा गया उत्तरी शीतोष्ण, ठीक है। तो अब कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पे है ना, इसे हम याद रखिएगा। 23.5 डिग्री पे हमारा कर्क रेखा रहता है। चलिए बताते हैं, इंडिया वाला पे आते हैं। अब देखिए कैसे कैसे गुजरता है, इसको समझना है। देखिए कर्क रेखा यही जो 23.5 डिग्री था, तो जब कर्क रेखा चलना स्टार्ट करती है तो देखिए सबसे पहले गुजरात आई। हमारा कर्क रेखा जो है पहले गुजरात आई, ठीक है ना, जो हमारे 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले इधर ऐसा कच्छ के तरफ से गुजरती है, गुजरात हो गया। फिर इधर देखिए राजस्थान, थोड़ा सा टच कर जाती है राजस्थान को। फिर देखिए एकदम बीचों बीच से मध्य प्रदेश का चल जाती है, 3 राज्य हो गया। फिर यहाँ देखिए छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और फिर ऐसे झारखंड से होते हुए फिर हल्का सा टच करती है यहाँ पर ही पश्चिम बंगाल, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए त्रिपुरा चल जाती है, और फिर लास्ट में मिजोरम। तो इतना सारा है जिससे हमारा मतलब कि कर्क रेखा होकर के गुजरती है। आप अच्छे से देखिए फिगर को, समझ रहे हैं। देखिए कर्क रेखा आई, देखिए यहाँ पर गुजरात है ना, यहाँ पर गुजरात में क्रॉस की।
गुजरात से देखिए हल्का से टच कर गई राजस्थान, देखिए ये हमारा राजस्थान हो गया। उसके बाद राजस्थान से होते हुए फिर देखिए कहाँ जा रही है, ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश क्रॉस कर गई। फिर देखिए हमारा हल्का से टच कर रही है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गुजर गई हमारा। उसके बाद फिर देखिए झारखंड हमारा इसके ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर झारखंड हो गया, तो देखिए झारखंड से क्रॉस कर गए। अब फिर देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल से क्रॉस कर गई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जो हमारा है ये है त्रिपुरा, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये है त्रिपुरा, ठीक है ना, ये हो गया त्रिपुरा, यहाँ त्रिपुरा गुजर गई। और लास्ट में फिर ये है मिजोरम, ठीक ना, ये है मिजोरम, जो पॉइंट देख रहे हैं ये मिजोरम था। तो इस प्रकार से हमारा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब वो राज्य हमारा कौन कौन है, और वो राज्य हमारा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बताइए, समझ ना कितना आसान है। गुजरात से हुए गुजरात, इधर ऐसे चलते रहना है, ठीक ना, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कंप्लीट हो गया। इसी से निकलता है, इसको रटना क्या, ठीक ना, बस समझना है इसको, मैप पे मैप एक रख लेना घर में, समझना है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी को लोग बना दिए मित्र पर गमछा झार, देखते रहिएगा ये सब, ठीक है, ऐसे बेसिक पढ़ना चाहिए आदमी को। चलिए आगे देखिए, कर्क रेखा के कारण भारत 2 ताप कटिबंध में विभाजित है। कर्क रेखा के दक्षिण में, ये बात समझा दिए हैं आपको, कर्क रेखा के दक्षिण में जो हमारा, इसको प्रायद्वीपीय भाग बोला जाता है ना, ये जो हमारा जो दक्षिणतम भाग है इसको प्रायद्वीपीय भाग बोला जाता है। तो जो दक्षिण में है उसमें आता है उष्ण ताप कटिबंध, ठीक है, और जो उत्तर में हमारा है ये शीतोष्ण आता है, ठीक ना, शीत भी आता है उष्ण में आता है, शीतोष्ण ताप कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसलिए इसको जो उत्तर भारत वाला है इसको उपोष्ण भी कहा जाता है। खैर छोड़िए, उपोष्ण नहीं याद रखे चलेगा, इतना याद रखना है कि उत्तर भारत में शीतोष्ण ताप कटिबंध और दक्षिण भारत में उष्ण ताप कटिबंध, क्योंकि दक्षिण भारत हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक ना, उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग, ये रीजन नहीं है कि इसीलिए कहा जाता है ना, वो तो आखिर इसको उष्ण ताप कटिबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा ठीक उतना बीच में गर्मी पड़ता है। अभी बताए थे ना कि जो देख रहे हैं टेरिड जोन देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, यहाँ पर जो देख रहे हैं इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। इसी के दक्षिण जो हमारा जो भारत का है दक्षिण भारत है इसी एरिया में चल आता है, देख रहे हैं आधा पार्ट चला आया, ये आधा पार्ट चला आता है इसी एरिया में, इसी कारण से बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है वहाँ पर हमारा। तब देखिए आगे देखिए, तो क्या रीजन रहा है, आखिर भारत क्यों 2 ताप कटिबंध में बट गया, मालूम चला ना, ये कर्क रेखा के कारण। चलिए अब देखिए कह रहा है हमारा देश जो भारत है मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है, ये नहीं कह रहा है पूरा पूरी त्रिभुजाकार है, मोटे तौर पे इसका उत्तरी भाग चौड़ा है, इसका उत्तरी भाग चौड़ा है, और है ना, उत्तरी भाग चौड़ा है जबकि दक्षिणतम भाग पतला है। सही बात, उत्तरी भाग चौड़ा है। भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिण छोर, भारत के जो मुख्य भूमि है भारत के दक्षिणी छोर पर एक अंतरिप की आकृति बनी है जिसे कुमारी अंतरिप या केप कोमोरिन कहा जाता है। यानी कि भारत की अगर हम देखें जो दक्षिणतम छोर देखें, यानी जैसे फिर से बताते हैं, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, तो यही दक्षिण हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, ऊपर वाला उत्तर हो गया। तो नीचे जो दक्षिणतम है तो नहीं लग रहा है कि हमारा मैप में कुछ इस प्रकार से रहता है, केप जैसा रहता है, कूपी जैसा रहता है ना। तो यही जो मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम छोर जो रहता है ना, वो केप की आकृति रहता है जिसको अंतरिप कहते हैं हिंदी में, केप की आकृति रहता है जिसको कुमारी अंतरिप कहा जाता है, अंग्रेजी में केप कोमोरिन कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा। तो क्या होता है आगे देखिए, पॉइंट समझ में आ गया आपको, आगे देखिए कह रहा है कि अगर हम अंतरिप का डिफिनेशन दें तो अंतरिप के बारे में बोल सकते हैं कि अंतरिप भूमि का वह भाग होता है जो समुद्र में घुसा रहता है। अंतरिप भूमि का वह भाग होता है जो समुद्र में घुसा रहता है। पूछेगा आपको कि अंतरिप क्या है, तो अंतरिप क्या होता है, ऐसा भाग होता है जो समुद्र में घुसा रहता है। और जो हमारे अंतरिप है इंडिया में, इस अंतरिप के निकट में 3 समुद्र का मिलन होता है, अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया और बंगाल की खाड़ी, तीनों का मिलन इसी अंतरिप के निकट होता है, ठीक है।
एक और पॉइंट है भारत की, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में देख रहे हैं, भारत के बारे में देख रहे हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक ना। अब कौन कौन है उसको देखना है। पहला नंबर पे हमारा आ जाता है रूस, दूसरा नंबर पे कनाडा, तीसरा नंबर पे चीन, चौथा नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवा पे ब्राज़ील, छठा पे ऑस्ट्रेलिया और सातवां पे हमारा आ जाता है भारत। हमारा देखिए भारत कितना नंबर पे आया, 7वां नंबर पे आया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, मगर अगर जनसंख्या पे देखें तो दूसरा नंबर पे आता है। तो बहुत सारे बातें अभी करने बाकी है, बट अब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो कुछ बच गया है उसको हम लोग अगला वीडियो में देख लेंगे। जैसे कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिर पिग्मेलियन पॉइंट क्या है, भारत का स्थलीय सीमा कितना है, उसके बाद मतलब कि भारत का जनसंख्या मतलब किस आधार पे है, मतलब कितना है, कितना परसेंट है, ये सब देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मतलब कि फिर आपको मिलेगा कि इंदिरा पॉइंट क्या है ना, किसको बृहद निकोबार कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा क्या है, ये सब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। संलग्न क्षेत्र क्या है, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र क्या है, ये सब देखने के बाद अगर ये सब पॉइंट हम देख लेंगे अगर, तब जाकर भी भारत की सीमा देखेंगे, यानी चौहद्दी देखेंगे भारत के। फिर देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी राज्य कौन कौन है, कौन कौन सा राज्य मतलब कि लगता है। इसके बाद फिर हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, यानी कि भारत को मतलब प्राकृतिक रूप से कितना रूप में विभाजित किया गया। जैसे हो गया हमारा कि भारत का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि जिसको हिमालय पर्वत जो आता है वो सब हो गया, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश हो गया, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, परिद्वीपीय भारत का पठार हो गया, समुद्र तटीय मैदान जिसको तटीय मैदान कोस्टल प्लेन कहते हैं ये हो गया, द्वीप समूह हो गया। ये सब हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना, एक ही बार तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक आपको याद रखना है, ये आप जैसे याद रखिए इसको, जो है ना भारत की दृष्टि से, ये आप जरूर याद रखिएगा। पूछ सकता है कि कौन कौन है, क्रम दे सकता है कि कौन कौन है। पहला नंबर रूस हो गया, दूसरा कनाडा हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और हमारा भारत हो गया। तो आप याद रख सकते हैं। आप मैप में देखिएगा ना तो रूस बहुत बड़ा नज़र आएगा, फिर कनाडा आएगा, फिर चीन लगेगा, फिर यूएसए लगेगा हमारा, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, तब जाके भारत आता है हमारा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यहीं तक वीडियो था हमारा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा वीडियो आते रहेगा। आप सदस्य बने रहेगा मेरे चैनल का, तो आप वीडियो मिलते रहेगा आपको, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगना तो बस एक ही काम करना है, और क्या कर सकते हैं हम, ठीक ना। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।